वो सर। प्रोफेसर का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर शिल्पी घबरा गई। क्लास में बाकी स्टूडेंट्स की दबी हुई हंसी गूंजने लगी। परेशान से शिल्पी ने इधर उधर घूमकर देखा, तभी उसे फिर से प्रोफेसर की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। क्या वो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। प्रोफेसर का लहजा अब की बार कुछ ठहरा हुआ सा था, लेकिन उनकी आवाज में तलखी अभी भी झलक रही थी। सर, वो आपने पूछा कि मैं क्या बता रहा था, तो मैं वही बताने के लिए खड़ी हुई थी। आखिर शिल्पी ने अपनी बात कह दी। अच्छा तो बताओ, मैं क्या बता रहा था? प्रोफेसर ने शांत मुद्रा में पूछा। जी, आप प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में बताने वाले थे। शिल्पी ने एक सांस में कह दिया। ओह अच्छा, बहुत अच्छे। तुम क्लास के बाहर रहकर भी मुझे ध्यान से सुन रही थी। ग्रेट। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इस बारे में और कुछ जानती हो? मेरा मतलब आदर्श राज्य की अवधारणा के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में। प्रोफेसर का चेहरा गदगद दिखाई दे रहा था। यस सर, मैंने थोड़ा बहुत कल रूम पर पढ़ा था। आप कहीं तो बताऊं? शिल्पी अब थोड़ी उत्तेजित दिखाई दे रही थी। यस श्योर, बताओ। जी सर, अब प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी 3 बाधाएं हैं। शिल्पी थोड़ा रुकी। एक बार उसने अपने चारों तरफ शान से देखा और फिर से बोलना शुरू किया। वो 3 बाधाएं हैं अज्ञानता, संपत्ति और परिवार। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के सिद्धांत सुझाए हैं। पहला शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा साम्यवादी सिद्धांत। इतना कहकर शिल्पी रुक गई। वाह, शाबाश, एक दिन तुम जरूर बहुत आगे जाओगी। मेरे पढ़ाने से पहले ही तुमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ डाला। यही एक मेधावी छात्र के लक्षण होते हैं। शिल्पी को शाबाशी देते हुए प्रोफेसर सिन्हा ये बोले और वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। हाय रोहन, हाय। अभी ही अपनी क्लास अटेंड करने के बाद शिल्पी और नेहा बाहर निकलकर अपनी कार को पार्किंग से निकालकर हॉस्टल की तरफ निकलने वाली थी कि नेहा को कॉलेज के गेट के पास ही कोई लड़का दिखा। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में उसे पुकारा। वो बहुत खुश दिख रही थी, मानो कोई बचपन का दोस्त बहुत दिनों बाद मिला हो। शिल्पी ने कार रोक दी। नेहा कार का गेट खोलकर बाहर निकल आई। उस लड़के ने घूमकर नेहा की तरफ देखा। एक पल को वो अनजान सा ठिठका, दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। हाय नेहा, तुम यहाँ? रोहन नाम का वो लड़का भी नेहा को यहाँ देखकर काफी एक्साइटेड दिख रहा था। यस, मैंने यही एडमिशन लिया है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो MBBS में एडमिशन लिया था ना? नेहा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अरे पर जरूरी थोड़ी है कि कोई यहाँ खड़ा है तो यहीं एडमिशन ले लिया हो सकता है किसी और काम से आए हूँ। शिल्पी ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ राइट, मैं अपनी बहन रिया को लेने आया हूँ। आज उसकी स्कूटी खराब हो गई थी ना, इसलिए मैंने सुबह भी उसको ड्रॉप किया था। रोहन ने अपने आने का कारण बताया। ओह अच्छा, मतलब रिया का एडमिशन यहीं पर करवाया है? कहाँ है रिया, अभी आई नहीं? नेहा ने इधर उधर देखते हुए रोहन से पूछा। हाँ, उसको साहित्य में रुचि है ना, इसलिए यहीं एडमिशन करवा दिया, रोहन ने बताया। अच्छा ये तुम्हारे साथ कौन है? इंट्रोडक्शन, रोहन ने शिल्पी की तरफ देखते हुए कहा। ओह यार सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शिल्पी है। हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं और हॉस्टल का रूम भी शेयर करते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है बाबा। नेहा ने शिल्पी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसका परिचय रोहन को दिया और फिर रोहन की तरफ इशारा करते हुए शिल्पी से कहा, और ये मेरे बचपन का दोस्त रोहन है। 12th तक की पढ़ाई हमने साथ साथ की है और ये भी पढ़ने में बहुत तेज है। 12th के बाद इसने मेडिकल का एग्जाम दिया और अब MBBS का स्टूडेंट है। नेहा ने शिल्पी से रोहन का परिचय करवाया। दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। वैसे आप किस सब्जेक्ट से BA कर रही हैं? रोहन ने शिल्पी से पूछा। वो उसकी पर्सनालिटी से काफी प्रभावित दिख रहा था। 5 फुट 4 इंच कद की शिल्पी देखने में बला की खूबसूरत तो थी ही, पर उसके बात करने का अंदाज भी बहुत खूबसूरत था। मेरा मुख्य सब्जेक्ट तो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री है, पर साथ में मैं हिंदी भी पढ़ रही हूँ और थोड़ी बहुत साहित्य में भी रुचि है, शिल्पी ने बेहद शालीन ढंग से बताया। अरे वाह, इन दोनों सब्जेक्ट में तो मुझे भी काफी रुचि है और मैं तो कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन मॉम डैड का सपना पूरा करने के लिए मैं MBBS कर रहा हूँ, वरना तो मैं भी इसी कॉलेज में आप दोनों के साथ होता, रोहन ने मुस्कुराते हुए बताया। आपको भी रुचि है इन विषयों में, सुनकर अच्छा लगा। मेरे मॉम डैड भी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में रिसर्च करना चाहती हूँ। मैं अपनी इच्छाएं नहीं मार सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया और अब मैं बहुत खुश भी हूँ, शिल्पी ने कहा। आप सच में बहुत लकी हैं, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सका। और सच कहूँ तो मेरा मन इस पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरा मन तो बार बार हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की तरफ ही भागता है, पर अब क्या हो सकता है ना, रोहन ने थोड़ा उदास होकर बताया और फिर खुद ही माहौल की नजाकत को समझते हुए बात बदलते हुए बोला, वैसे पॉलिटिकल थिंकर्स में मेरे मुताबिक भारतीय थिंकर्स ज्यादा प्रैक्टिकल थे। जैसे चाणक्य को ही ले लो,
उनके सारे सिद्धांत चंद्रगुप्त द्वारा प्रयोग में लाए गए थे और वो सफल भी हुए। लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स के विचार इतने व्यवहारिक नहीं थे। अरस्तु और प्लेटो को ही ले लो, इनके शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत सिर्फ कोरी कल्पनाएं लगते हैं। इनका धरातल से कोई संबंध नहीं दिखता है। हाँ, एक मैकियावेली थे, वो बुरी तरह सफल हुए। मुझे तो भारतीय थिंकर्स में ही ज्यादा भरोसा। आपका क्या कहना? रोहन एकदम दार्शनिकों की तरह बातें करने लगा था। अरे वाह, लगता है आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है। मेरी समझ से तो दोनों का ही अपना महत्व है। जहाँ चाणक्य वर्तमान शासन व्यवस्था को ही सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हैं, वहीं वेस्टर्न थिंकर के विचार दूरदर्शिता भी प्रकट करते हैं। भले ही वो थोड़ा काल्पनिक लगे, पर अगर उन पर अमल किया जाए तो रिजल्ट भी काफी कुछ उनके ही मुताबिक होगा। खैर, आइए कभी हवेली पर विस्तार से चर्चा करते हैं, शिल्पी ने हंसते हुए रोहन से कहा। वो भी उससे काफी प्रभावित दिख रही थी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर आपकी हवेली है कहाँ? पता लगे तब ना आऊं। रोहन ने भी मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। तभी हवेली का नाम सुनते ही शिल्पी को रात वाली घटना याद आ गई और उसे याद आया कि वो उस रास्ते पर जाने वाली थी जो उसने सपने में देखा था। उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, हमें कहीं चलना था ना। नेहा ने रोहन को हॉस्टल का एड्रेस दिया। अब वो आज ना, हम थोड़ी जल्दी में है रोहन, हम बाद में मिलते हैं, ओके? और फिर दोनों ने उसे मुस्कुराते हुए बाय किया। शाम के 4 बज रहे थे। कार धीमी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। आगे रास्ते पर घना और घना जंगल आता जा रहा था। उस कार में कोई और नहीं बल्कि शिल्पी और नेहा ही बैठी हुई थी। नेहा इस समय ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव कर रही थी। ये लड़का रोहन तो वाकई काफी इंटेलिजेंट और तेज है। मेडिकल का छात्र होते हुए भी उसे पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ पता है। पता नहीं क्या मिलता है मम्मी पापा को ना अपने बच्चों के सपनों को मारकर, शिल्पी नेहा से कह रही थी। सही कह रही हो यार, वो सच में बहुत तेज है पढ़ाई लिखाई में। वो बचपन से ही क्लासेस में टॉप करता आ रहा है। नेहा ने भी शिल्पी की बात से सहमति जताई। तभी उन दोनों को सामने सड़क पर मील का पत्थर दिखाई दिया जो अभी काफी दूर था। ये तो अभी काफी दूर है, इसमें तो मोहनगढ़ 40 किलोमीटर दिखा रहा है। तुमने तो कहा था कॉलेज के पास ही है। इतना घना जंगल तो यहीं से शुरू हो गया, आगे जाने क्या होगा? शिल्पी ने चिंता जताते हुए नेहा की तरफ देखा। अरे, मैंने ये नहीं कहा था कि मोहनगढ़ कॉलेज के पास है, मैंने कहा था मोहनगढ़ का रास्ता कॉलेज के आगे की तरफ है। नेहा ने सफाई दी और कार को किनारे पर रोक दिया। अब क्या करना है, आगे चलें या नहीं? 15 किलोमीटर तो आ ही चुके हैं हॉस्टल से और शाम भी हो रही है। ये इलाका जंगली और सुनसान है, इस वक्त यहाँ से जाना ना सही नहीं रहेगा। कहो तो कल रोहन को भी साथ ले लेंगे। हाँ, नेहा ने शिल्पी की राय जानने की कोशिश की। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो, लेकिन फिर तो रोहन को सपने के बारे में बताना पड़ेगा ना, शिल्पी ने सोचते हुए कहा। हाँ तो क्या हो गया, बता देना, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो साथ रहेगा ना तो हमारी काफी हेल्प भी करेगा, नेहा ने शिल्पी को समझाया। अभी नेहा वापस कार मोड़ने ही वाली थी कि उसकी नजर सड़क के किनारे की झाड़ियों की तरफ गई। उधर नजर पड़ते ही वो काफी हड़बड़ा गई। शिल्पी, नेहा हकलाती हुई बोली। क्या हुआ नेहा, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? कहते हुए शिल्पी ने भी उसी दिशा में देखा तो